Hello students, welcome. Good evening. I hope you are all doing good. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा आपको पता है कि हर मंडे शाम को 6 बजे हम लोग इस क्लास को लाइव रखते हैं। ये होती है एक फुल वीक करंट अफेयर रिवीजन की क्लास न्यूज़ फॉर्मेट। ठीक है, तो 9 मई से 15 मई मतलब जो पिछला पूरा वीक है, ठीक है, जैसे आज 16 मई, आज नया वीक शुरू हो गया। हम पिछले पूरे वीक को हमेशा हर मंडे क्लास में जो पिछला पूरा वीक क्या होता है उस वीक की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनको यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से देख लूँ क्लास की ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, तो 9 मई से 15 मई मतलब ठीक है सुन, मेरी तरफ से तो क्लास की ऑडियो वीडियो ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो 9 मई टू 15 मई फुल वीक करंट अफेयर रिवीजन क्लास इन न्यूज़ फॉर्मेट। तो हम क्वेश्चंस वगैरह तो करते रहते हैं सारा वीक में, पर जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ हम सिर्फ इसी क्लास में कवर करते हैं। तो पूरे वीक में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आता हूँ। हेलो पूजा, वेलकम, गुड इवनिंग। हेलो मनप्रीत, वेलकम, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। तो आज से 2-3 दिन पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के जो प्रेसिडेंट, जिनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जिनको आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इनकी डेथ होगी हेल्थ रीजंस की वजह से। ही पास्ड अवे। और आज इंडिया यूएई के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनकी डेथ पे हमने भी अपनी कंट्री में एक राष्ट्रीय शोक अनाउंस किया, एक नेशनल मौन अनाउंस किया। ठीक है, जो फ्लैग्स थे कंट्री में वो एक दिन के लिए हाफ पास किए गए। मतलब पूरी कंट्री ने इनकी डेथ का, इंडिया में भी हमने इनकी डेथ का दुख मनाया, गवर्नमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है। क्योंकि यूएई के साथ हमारा ट्रेड ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो, हमारी 3 सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, चाइना, यूएसए और यूएई। साइज में इतना छोटी कंट्री होने के बावजूद भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना और यूएसए जहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, ऑलमोस्ट उतना ही ट्रेड यूएई करता है। यूएई के साथ तो ट्रेड बढ़ता ही रहेगा इंडिया का। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। समझते हैं अब इनकी जगह कौन संभालेगा प्रेसिडेंट की गद्दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनकी डेथ होगी 13 मई को एट द एज ऑफ 73। ये असल में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो एक उनकी एमिरेट है, मतलब स्टेट मान लो, एक जो उनकी स्टेट है अबू धाबी के रूलर थे ये। तो यूएई के प्रेसिडेंट और अबू धाबी के रूलर नवंबर 2004 से चल रहे थे। वहाँ पर यही होता है कि जो जैसे यूएई में ना उनकी स्टेट्स को वो एमिरेट्स बुलाते हैं। टोटल 6 स्टेट्स हैं, जैसे अबू धाबी है, दुबई है, इस तरह से शारजा है। ठीक है, तो जो भी अबू धाबी, क्योंकि अबू धाबी साइज में सबसे बड़ी उनकी एमिरेट है, स्टेट है, और सबसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पैसा भी अबू धाबी के पास, ऑयल रिजर्व्स भी नहीं के पास। तो जो भी अबू धाबी का रूलर होता है वही यूएई का प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, तो 2004 से ये असल में यूएई के प्रेसिडेंट थे। उनसे पहले इनके जो फादर थे, उनका नाम है शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान, वो उनसे पहले प्रेसिडेंट के यहाँ पर रोल निभा रहे थे। ठीक है, और समझते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो आज से ना ऑलमोस्ट 10-11 साल पहले इनको एक स्ट्रोक आया था, जिसके बाद इनकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी और इन्होंने ऑफिस अटेंड करना बंद कर दिया, पब्लिकली मीडिया वगैरह के सामने आना भी बंद कर दिया था। तो तब से आप कह लो कि बस ये बंद कमरे में ही ये एक प्रेसिडेंट की पोजीशन निभा रहे थे। इन्होंने एक पब्लिक ऑफिस संभालना बंद कर दिया था। और इनकी डेथ के बाद ये माना जा रहा था कि जो इनका भाई है, ठीक है, वो संभालेंगे यूएई के नए प्रेसिडेंट की यहाँ पर जो पोजीशन है वो संभालेंगे। उनके बारे में बात करेंगे। ये वही इंसान है जिनके नाम पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का भी नाम रखा गया। तो वैसे बुर्ज खलीफा का पुराना नाम होना था बुर्ज दुबई। बुर्ज मतलब टावर, तो टावर ऑफ दुबई नाम होना था। पर फिर क्या हुआ, ये जो बन रहा था टावर, ये दुबई में बन रहा था। ये कहाँ के रूलर थे? अबू धाबी के। अबू धाबी बगल वाली एमिरेट है दुबई की। तो जब दुबई में टावर बनाया जा रहा था तो कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पर कुछ फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ गई, फंड्स की दिक्कत आ गई। तो उस टाइम के जो अबू धाबी के रूलर थे उन्होंने यहाँ पर फंड्स की सपोर्ट दे दिया, जिसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, बुर्ज खलीफा वाला प्रोजेक्ट। और क्योंकि इन्होंने सपोर्ट दिया था अबू धाबी के रूलर ने, तो इन्हीं के नाम पर असल में बुर्ज दुबई के बजाय बुर्ज खलीफा यहाँ पर नाम रख दिया इस टावर। ठीक है, तो इनकी जगह अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन जायद, वो मोस्ट प्रॉब्ली संभालेंगे प्रेसिडेंट की कुर्सी। मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूएई के मोहम्मद बिन जायद, और यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल यूएई की अबू धाबी, और इनकी जो करेंसी चलती है वो होती है दिरहम की, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ की, काफ़ी रिच कंट्री क्योंकि इनके पास ऑयल रिजर्व्स काफ़ी सारे हैं। अगर आपको एक वर्ल्ड मैप पे दिखाओ तो अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, ठीक है। हम लोग काफ़ी, हम भी क्रूड ऑयल वगैरह काफ़ी मंगाते हैं यहाँ से, हमारा जो ट्रेड है इनके साथ उसमें कच्चा तेल भी काफ़ी ज़्यादा, ये भी काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये इंपोर्ट कम करते हैं। ये क्या करते हैं, इंडिया से काफ़ी सारा सामान इंपोर्ट करके आगे और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट वगैरह कर देते हैं, इनका इस तरह से सिस्टम चलता है, ठीक है। गुड इवनिंग रीनू, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में लगी। सेकेंड न्यूज़, श्रीलंका को एक नए प्राइम मिनिस्टर मिल चुके हैं, ठीक है। तो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है रनिल विक्रमसिंघे। पुराने प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा को रिज़ाइन करना पड़ गया क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिस तरह से प्रॉब्लम आ चुकी है, लोग बहुत वायलेंट थे, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह किए, तो बहुत मुश्किल हो रहा था गवर्नमेंट के लिए संभालना। अब ये जो रनिल विक्रमसिंघे, इनको जो ओथ वगैरह दिलवाई वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने दिलवाई। ये हैं प्रेसिडेंट, इनका नाम है गोटाबे राजपक्षा। तो गोटाबे राजपक्षा के भाई महिंद्रा राजपक्षा अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे पर उनको अपनी गद्दी से हटना पड़ा, तो अब यहाँ पर एक नए इंसान बने रनिल विक्रमसिंघे। पर लोगों में अभी भी यहाँ पर बहुत गुस्सा है, लोग अभी भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अभी भी जो राजपक्षा फैमिली ना यही कंट्रोल करेगी, चाहे नए प्राइम मिनिस्टर बन गए पर कंट्रोल राजपक्षा फैमिली करेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो रनिल विक्रमसिंघे कोई ऐसा नया नाम नहीं है श्रीलंका के पॉलिटिक्स में, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है। वैसे मैंने लिखा भी होगा शायद 5 बार ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं श्रीलंका के, ठीक है। तो इनको नया प्राइम मिनिस्टर फिर से अनाउंस कर दिया गया है। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि महिंद्रा राजपक्षा ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन कर दिया। रनिल विक्रमसिंघे जो 73 ईयर्स ओल्ड की इनकी एज है, और इनको ऑफिस की शपथ वगैरह वो प्रेसिडेंट ने दिलवाई, जिनका नाम है गोटाबे राजपक्षा, महिंद्रा राजपक्षा के भाई। असल में हुआ क्या, रनिल विक्रमसिंघे ही बनाए जा सकते थे प्राइम मिनिस्टर, इनके अलावा और किसी को बनाया नहीं जा सकता था क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने कंडीशन रख दी। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि हम भी आए और कंट्री को संभालने में आपकी मदद करें तो जितने भी राजपक्ष हैं इनको निकालो। पर ये तो अभी हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेसिडेंट भी राजपक्ष और इनकी फैमिली के और भी लोग हैं सरकार में। तो बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि नहीं, हम इस तरह की सरकार में आना ही नहीं चाहते जहां भी सब कुछ राजपक्षा फैमिली कंट्रोल करेगी। चाहे आपने महिंद्रा राजपक्षा को हटा दिया पर अभी भी आपके काफी सारे लोग हैं जो फैमिली मतलब राजपक्षा क्लैन ही चलेगा। तो सिर्फ एक यही ऑप्शन थे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी यहाँ पे बताया गया कि इनकी कौन सी पार्टी, इनको कौन सी पार्टी का सपोर्ट मिला, जिसके बाद इन्होंने सरकार तो बना दी है। अभी सरकार श्रीलंका की प्रॉब्लम संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी वो तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। पर अभी श्रीलंका के लोग बहुत प्रॉब्लम में है। बेसिक जो जरूरतें होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कोल नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें है ही नहीं वहाँ पर लोगों के पास। हेलो पिंकी, वेलकम, गुड इवनिंग। आई होप आप इस बात को, इस न्यूज़ को समझ पाए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, ये न्यूज़ हमारी कंट्री की और कह लो कि थोड़ी सी डेंजरस न्यूज़ है, थोड़ी सी क्या वैसे है ही डेंजरस न्यूज़। इंडिया में महंगाई जो हम लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जिसको रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब 2 तरह के महंगाई होती है। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। एक और तरह की महंगाई होती है, वो होती है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये होती है जो जिन दुकानदारों से हम सामान खरीदते हैं वो दुकानदार भी तो किसी होलसेलर से खरीद रहे हैं ना, तो उनके लिए कितनी महंगाई चल रही है, ठीक है। ये वो वाला इंडेक्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, हम लोगों के लिए कितनी महंगाई चल रही है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो ये होनी कितनी चाहिए हमारी कंट्री में, हम लोगों के लिए महंगाई 2 से 6% होनी चाहिए। वैसे 4% होती है, +-2 लिख देते हैं, तो 4% में अगर +-2 करोगे तो 2 से 6%। इंडिया में महंगाई होनी चाहिए 2 से 6%, ठीक है। पर अभी कितनी चल रही है, ऑलमोस्ट 8%, 7.79%, तो 7.8 तो पहुंच ही गई है। तो 8% से थोड़ी सी कम है महंगाई, ये बहुत ज़्यादा होगी। अप्रैल महीने का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 8 सालों में इतनी महंगाई तो हमने कभी देखी नहीं। पिछले 8 सालों का यहाँ पर रिकॉर्ड टूट गया, समझते। तो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गई है 7.79% अप्रैल के महीने में। इसमें रीज़न जो मेजरली है वो है दुनिया भर में जो कच्चे तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्रूड ऑयल का। दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ठीक से फसल नहीं हो पाई है, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत कमी है खाने पीने की, तो चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो इन मेजरली रीज़न से दुनिया में जो महंगाई है वो भी बढ़ी और इंडिया में तो ये अलग ही लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस बार का ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है, ये जो महंगाई का डाटा है, ये तो RBI के 6% के डाटा से बहुत ऊपर चले गया। RBI तो बोलता है 6% ज़्यादा महंगाई होनी नहीं चाहिए।
आखिरी बार इंडिया में इतनी महंगाई कब थी? ये आया था मई 2014 का टाइम, जब महंगाई पहुंच गई थी 8.33%। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट 8 साल के बाद अब महंगाई पहुंची है 7.79%। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले महीने, जैसे अप्रैल का डाटा है, मार्च में कितनी महंगाई थी? मार्च में 6.95 थी। मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा थी, पर अब तो और ही लेवल तोड़ रही है। और अप्रैल का महीना पिछले साल महंगाई कितनी थी? अप्रैल का महीना पिछले साल महंगाई थी 4.23%। आप सोचो कि महंगाई कम ज़्यादा किसके बेसिस पे बता रहे हैं? देखो, महंगाई हम लोग देखते हैं जैसे एक बास्केट है, इस बास्केट में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स डालने हैं, हर वो प्रोडक्ट डाल दो जो किसी एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ हो रहा है। दवाइयाँ, स्कूल की फ़ीस, घर का रेंट, खाने पीने की चीज़ें, दूध, पानी का बिल, बहुत सारे बिल। ठीक है, फ्यूल। ये जो बास्केट है ना, इस बास्केट का प्राइस किस तरह से ऊपर या नीचे जा रहा है, कितनी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, उस बेसिस पे महंगाई हम कैलकुलेट करते हैं। कोई एक या दो आइटम के बेसिस पे इन सबको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हेलो वैशाली, वेलकम, गुड इवनिंग। आई होप आप स्टूडेंट्स इस बात को यहाँ पर समझ पाए। अब यहाँ पर बताया गया कैटेगरी वाइज, जैसे कच्चा तेल जो उसमें कितने परसेंट की महंगाई है, ऑयल्स जैसे जो हम एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं अपने किचन वगैरह में, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, उन सब में कितनी महंगाई बढ़ी, क्योंकि ऑयल्स का ना बहुत सारी सप्लाई यूक्रेन वगैरह से होती थी, वो रुकी हुई है। फिर सब्जियां कितनी महंगी हुई वो यहाँ पे लिखा हुआ। तो हर चीज़ आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, और इसका धीरे धीरे रिजल्ट हमारे ऊपर आ जाता है, और हमारे लिए जो भी बेसिक सी चीज़ें आप खरीदने जाओगे बहुत महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। ये वही बताया गया कि हमारी कंट्री में कोशिश की जाती है महंगाई को 2 से 6% रखने की। कम तो कहीं होती है, 6% से नीचे रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, 2 से नीचे तो कहीं जाती है, ऐसा नहीं होता, पर अभी 6 से भी बहुत ऊपर चल रही है। तो आरबीआई को कुछ स्टेप्स, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे महंगाई को कम करने के लिए। आई होप आप इस न्यूज़ को समझ पाए। आज से कुछ दिन पहले रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो रशिया को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकाल दिया था, ये बोल के कि रशिया वॉर में सिविलियंस को मार रहा है, कोई ह्यूमन राइट की वैल्यू तो रशिया कर नहीं रहा। तो रशिया डिजर्व ही नहीं करता कि उनको एक ऐसी बॉडी में रखा जाए जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए। तो रशिया जब यहाँ से बाहर निकल गया, तो वैसे इस काउंसिल में टोटल 47 मेंबर्स होते हैं। तो रशिया जब बाहर निकल गया तो एक मेंबर की पोजीशन खाली थी यहाँ पर। वहाँ पर चेक रिपब्लिक को ऐड कर दिया गया। तो चेक रिपब्लिक को अप्रूवल मिल चुका है कि वो रशिया की जगह आ सकते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। समझ लेते हैं इस न्यूज़ को। तो रशिया की जब सस्पेंशन होगी, और ये सस्पेंशन इसलिए हुई यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से कि रशिया ने वायलेशन करी है, रशिया ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करी है, रशिया ने सिविलियंस को टारगेट किया यूक्रेन की वॉर में। तो उसके बाद रशिया को यहाँ निकाल दिया गया। रशिया की जगह चेक रिपब्लिक, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उनको यहाँ पर ऐड किया गया, क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, इसमें कंट्रीज आती है अपने रीजन के हिसाब से। तो अभी इनको एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ही चाहिए थी, वहीं से कोई कंट्री आनी चाहिए थी ईस्टर्न यूरोपियन से, और वो इनको मिल गई है, चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक को अब ऐड कर दिएगा, फिर से मेंबर पूरे हो गए 47। ठीक है, अब यहाँ पर वोटिंग करवानी थी कि क्या चेक रिपब्लिक को मेंबर बना दे। तो दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज ने बोला कि हाँ ठीक है, चेक रिपब्लिक को मेंबर बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो वोटिंग हुई थी कि क्या रशिया को बाहर निकाल दे यूएनएचआरसी, उसमें भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने बोला था कि हाँ रशिया को निकाल दो, रशिया नहीं डिजर्व करता यूएनएचआरसी में रहना। तो पहले यहाँ पर देख लो, इधर को रशिया है, तो पहले रशिया था मेंबर, उसको निकाल के अब चेक रिपब्लिक वो मेंबर बना दिया गया। चेक रिपब्लिक कैपिटल होती है पराग। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर्स होते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनको बनाया गया था 2006 में। इनका काम है दुनिया में ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। आई होप आप इस न्यूज़ को समझ पाए। आज से कुछ दिन पहले इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया। हर साल 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी। समझते हैं इसका मतलब क्या, नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता क्या। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 मई 2022 को कुछ वीडियोस, कुछ पोस्ट शेयर करी कंट्री के साथ, ये बताने को कि कंट्री ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई थी 1998 में, जब 11 मई को हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, तो अगले साल से 1999 से हमने, जिस दिन वो न्यूक्लियर टेस्ट शुरू हुए थे, उस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो 11 मई 1999 से हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कंसेप्ट यही था कि अपने साइंटिस्ट को, अपने जो टेक्नोलॉजी फील्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, उनको बताओ कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री की ग्रोथ में वो कितना ज़्यादा है। असल में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उनकी गवर्नमेंट के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे दूसरी बार। पहली बार कब किए थे? 1974 में। तो पहली बार 1974 में, दूसरी बार 1998 में। ठीक है, दूसरी बार 1998 में,
पहली बार जब 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, 1998 में गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 1974 वाले टेस्ट को पोखरण 1 बुला लेते हैं, 1998 वाले टेस्ट को पोखरण 2 बुला लेते हैं। 1974 वाले टेस्ट को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा बुला लेते हैं, 1998 वाले टेस्ट को ऑपरेशन शक्ति बुला लेते हैं। तो आई होप आपको दोनों टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो इस दिन हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को ट्रिब्यूट दें, उनको बताएं उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। इस साल का थीम क्या है? इस साल का नेशनल थीम भी वैसे कह सकते हैं फोकस क्या फोकस थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इस साल का थीम और फोकस है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे, जितना उसको प्रमोट करेंगे, उतना ही कंट्री और ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो मई 1974 में हुआ था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है, ये दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट की बात हो रही है, इसको पोखरण 2 बुलाते हैं, ऑपरेशन शक्ति 11 मई 1998। और तो नहीं मुझे लगता हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप देखो वैसे इस पर बहुत अच्छी मूवी बनी है, परमाणु मूवी। अगर आपने नहीं देखी तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए परमाणु मूवी। आपको समझ में लगेगा कि कितना मुश्किल था हमारे लिए 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करना, पर फिर भी इंडिया ने कंडक्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे साइंटिस्ट वगैरह भी आर्मी के यूनिफॉर्म में है, ताकि किसी को ये ना ऐसे पता लगे कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट है तो कुछ नॉर्मल जो आर्मी की एक्टिविटी से अलग तो नहीं कुछ हो रहा। पोखरण जो है, पोखरण ये असल में एक इंडियन आर्मी की टेस्ट रेंज है थार डेजर्ट में। ठीक है, उसको पोखरण बुलाते हैं। चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली हमारी कंट्री में कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स रिसेंटली दिए गए प्रेसिडेंट जी के द्वारा, ये थे शौर्य चक्र। तो हम ना सारे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली 13 शौर्य चक्र दिए गए, इसमें से 6 थे पोस्टमस, मतलब मरणोपरांत। ठीक है, 6 मरणोपरांत थे टोटल 13 में से। और हम सारे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स को केवल मिलिट्री अवार्ड्स भी बुला लिया जाता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में गैलेंट्री अवार्ड्स बनाने जाने शुरू किए गए। सबसे पहले जो 3 गैलेंट्री अवार्ड्स थे वो थे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ये 3 गैलेंट्री अवार्ड्स बनाए गए, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इनको बनाया गया था 26 जनवरी 1950 से। पर ये बोला गया कि अगर किसी ने कोई भी बहादुरी का काम किया 15 अगस्त 1947 के बाद से, तो तब भी अवार्ड दिया जाएगा। मतलब अगर किसी ने 1948 में बहुत बहादुरी का काम किया, जैसे कश्मीर लिबरेशन वॉर थी उस दौरान, तो उनको ये अवार्ड दिया गया होगा। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र में से कोई अवार्ड पक्का दिया गया होगा, पर 1950 के बाद दिया गया ऐसा अवार्ड। ठीक है, इसके बाद और गैलेंट्री अवार्ड्स बनाए गए। उनका नाम था अशोका चक्र, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इनको 1952 में बनाया गया। इनका भी वही कंसेप्ट था कि दिए जाएंगे 1947 के हिसाब से। तो किसी ने 48, 49 में बहुत बड़ा कोई काम किया होगा तो उनको 52 के बाद दिया गया होगा यह अवार्ड। ठीक है, ये अशोका चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का बाद में नाम चेंज हो गया था 1967 में। आज हम इनको जानते हैं अशोका चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये टोटल 6 हो गए, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 गैलेंट्री अवार्ड्स। मैं आपको ना एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं या फिर जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं वो टोटल 2 तरह के होते हैं। वॉर टाइम, लड़ाई के दौरान के, पीस टाइम, शांति के दौरान के। लड़ाई के दौरान के होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। शांति के दौरान के होते हैं अशोका चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। आई होप आपको ये सारा डाटा यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आज से कुछ दिन पहले ना एक कंट्रोवर्सी बड़ी न्यूज़ में चल रही थी। ये कंट्रोवर्सी है ताजमहल से जुड़ी। ठीक है, ठीक है, तो आज से ना, वैसे तो इस पे पूरा डिसीजन भी आ गया, मैं आपको वो भी बता दूंगा, पर कुछ लोगों को हो सकता है डाउट कि हुआ क्या था। ताजमहल कंट्रोवर्सी क्या है? तो पिटीशन फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ताजमहल के कुछ रूम्स को खोला जाए, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज़्यादातर बंद रखता है। उस पिटीशन में ये लिखा गया था कि ना कुछ ग्रुप्स ये क्लेम करते हैं कि जो पूरा स्ट्रक्चर ताजमहल का, पहले ये एक शिव टेम्पल होता था। ठीक है, तो ये एक मंदिर पहले होता था कि नहीं होता था वो पता लगाया जा सकता है। जो कुछ रूम्स ताजमहल में बंद रहते हैं, अगर उन रूम्स को खोल दिया जाए, उन रूम्स में कुछ हिंदू देवी देवता की मूर्तियां वगैरह हैं, अगर वो मिल जाएंगी तो पता लग जाएगा कि पहले यहाँ पर एक टेम्पल था या नहीं था। तो बस ये रूम्स को खुलवाना और चेक करना कि अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं या नहीं है, यही थी सारी कॉन्ट्रोवर्सी कि ऐसा होना है कि नहीं होना। तो इसको लेकर एक पिटीशन फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस पिटीशन का क्या फैसला है सब सुनेंगे। तो एक पिटीशन फाइल की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसमें लिखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बोले कि जो 20 कमरे हैं ताजमहल में,
जिनको ज़्यादातर बंद रखता है एएसआई और नहीं ज़्यादा पता किसी को कि उनके अंदर क्या है, उनको खोल दिया जाए। इस पिटीशन को डाला था एक ये पॉलिटिकल लीडर है रजनी सिंह, इन्होंने डाला था। इन्होंने बोला कि कुछ हिंदुत्व ग्रुप्स, कुछ हिंदू धर्म से जुड़े ग्रुप्स ये क्लेम करते हैं कि ताजमहल का असल में नाम होता था तेजो महल है, और ये एक पुराना शिव टेम्पल था, ठीक है। तो जो पिटीशनर ने बोला कि देखो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर इन कमरों को यहाँ पर खोल दिया जाए, एक तो ये बोला। और उन्होंने बोला कि देखो बस एक डाउट ही क्लियर करना, और तो यहाँ पर हमने कुछ करना नहीं, एक जो क्लैरिटी आ जाएगी और जो भी डिस्प्यूट वगैरह है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पिटीशन है इसको 7 मई को फाइल किया गया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया। आपको वो फैसला मैं अभी बताता हूँ क्या सुनाया उन्होंने। इस पिटीशन में और भी लिखा हुआ था कि ये जो तेजो महल जो मंदिर था, इनको वो बनवाया था किंग परमादेवी देव ने 1212 में। अगर आप देखो ताजमहल की डेट तो बताते हैं 17 सेंचुरी बताते हैं, पर ये बोलें कि 1212 में बना था। और उसके बाद जैसे जैसे इंडिया पे वेरियस रूलर्स का राज आता रहा, इसका कंट्रोल जो है ताजमहल स्ट्रक्चर का वो अलग अलग राजाओं के पास आता रहा। फिर ये जयपुर के राजाओं के पास चला गया, महाराजा जय सिंह के पास राज था इसका। पर 1632 में महाराजा जय सिंह से ये जो इस ताजमहल है, ठीक है, इसका कंट्रोल पहुंच गया शाहजहां के पास, और फिर शाहजहां ने इस पूरे स्ट्रक्चर को एक मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया फॉर हिज वाइफ, ये यहाँ पर क्लेम किया गया। एक और चीज़ इस पिटीशन में लिखी हुई कि 22 साल जो मुगल डाटा है उसके हिसाब से 22 साल में इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया था। पर यहाँ लिखा गया कि 22 साल में तो ऐसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, उस टाइम की 17 सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से 22 साल में तो ऐसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता था। फिर यहाँ पर ये भी क्लेम किया गया कि कुछ किताबों में ऐसा लिखा था कि जो शाहजहां के वाइफ थे, असल में उनका नाम मुमताज़ महल तो था ही, उनका नाम था मुमताज़ अल ज़मानी। तो इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे इस पिटीशन में जो एक पिटीशनर ने फाइल करी। पर इस पे जो फैसला सुनाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने साफ साफ ना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसे गाइडलाइन नहीं देंगे कि आप रूम्स को खोलें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप कभी गूगल पे सर्च करो ताजमहल को तो वही डाटा आता है जो आप बचपन से सुनते आए हो कि आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, कंस्ट्रक्शन 1631 में स्टार्ट हुई थी, 22 साल लगे थे, और बिल्ट फॉर मुमताज़ महल, ठीक है, और बनवाया था शाहजहां ने। तो यही आप सुनो, मतलब यही आपको डाटा मिलता है जगह। बाकी ये जो यहाँ पर पिटीशन में क्लेम किया गया था, पता नहीं वो सच है या झूठा, जो भी, हमको उसके बारे में तो नहीं पता। पर अभी के लिए कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, कोई कमरे जो कुछ कमरों को यहाँ पर बंद रखा था उनको नहीं खोला जाएगा। वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुद की समझ है, उन्होंने अगर उनको बंद रखा तो वो बंद ही रखे जाएंगे, किसी की पिटीशन डालने पे ऐसे कमरों को नहीं खोला जाएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए। ठीक है, आज की नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसका काम है हमारी कोस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब नेवी भी होती है पर नेवी थोड़ा कोस्ट से और आगे चलती है। कोस्ट गार्ड का काम है बिल्कुल जो कोस्टल एरिया उसको संभालना, और कोस्ट गार्ड ऐसे कोई अटैक वगैरह का काम नहीं करता, उनका काम है बिल्कुल बेसिक मैनेजमेंट करना। आप ऐसे समझ लो जैसे बॉर्डर पे BSF है, आर्मी भी है, पर नॉर्मल टाइम पे BSF बॉर्डर संभालती है। अगर वॉर हो जाए तो फिर BSF पीछे आ जाती है, आर्मी आगे चली जाती है। तो ऐसी कोस्ट पे नॉर्मल टाइम पे कोस्ट गार्ड, अगर वॉर होगी तो कोस्ट गार्ड पीछे आ जाएगी, नेवी आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 845 एयर स्क्वाड्रन, जिसमें ध्रुव ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स, ये हेलीकॉप्टर्स को, इस पूरी स्क्वाड्रन को पार्ट बना लिया कोस्ट गार्ड का। और ये सारे हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बनाए जाते हैं, ये इनकी खासियत है, जिससे हम इनको सस्ते में बना देते हैं और बड़े स्केल पे बना सकते हैं। तो असल में ये जो सेरेमनी थी इसको रखा गया कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव कोच्चि, केरला में। कोस्ट गार्ड का काफ़ी बड़ा एक एयर बेस है, वहाँ पर असल में ये पूरी सेरेमनी रखी गई थी। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो कोस्ट गार्ड के और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स थे वो भी यहाँ पर पहुँचे, और कमीशनिंग की गई एडवांस Mark 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर की, जो कि इंडिया में ही बनाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसका कब काम शुरू किया गया, 1980s में सोच आई थी कि ध्रुव को बनाएंगे। 1990 की शुरुआत में ध्रुव बनकर रेडी हुआ, उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी होगी, पर फिर बहुत टाइम लग गया इसको पूरा एकदम। आज भी अगर आप देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ध्रुव, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में हो रहा है, पर अभी भी इसका पोटेंशियल हम पूरा अचीव नहीं कर पाए, और ज़्यादा इस पर काम किया जा सकता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सकती है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसा दिखता है ध्रुव हेलीकॉप्टर। इसके अलग अलग वर्जन है, आर्मी के अलग, एयरफोर्स के अलग, नेवी के अलग। कोस्ट गार्ड को जो वर्जन दिया वो कुछ हद तक नेवी जैसा वर्जन है, ठीक है। ठीक है, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, आज से ना कुछ हफ्ते पहले, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पार्ट 5 का डाटा रिलीज किया गया था। ये भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पार्ट 5 है,
पर उसका सेकेंड फेज ऑफ रिपोर्ट, कुछ हफ्ते पहले फर्स्ट फेज ऑफ रिपोर्ट आए थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इस डाटा के हिसाब से कि इंडिया में अब टोटल नंबर ऑफ वुमेन, उनका नंबर मेन से ज़्यादा हो चुका है, फीमेल ज़्यादा है इंडिया में एज कम्पेयर टू मेल। तो सेकेंड फेज की रिपोर्ट में क्या क्या डाटा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को इसलिए निकाला जाता है कि हम पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ सकें। इसमें पॉपुलेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, बहुत सारे डाटा के बारे में यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फेज़ 2 का डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, फेज़ 2 के डाटा में ये लिखा है कि कंट्री का फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.2 से पहुंच चुका है 2 पे। फर्टिलिटी रेट होता है कि आप ऐसे समझ लो कि एक फीमेल पे आगे कितने बर्थ्स हो रहे हैं, या फिर एक कपल कितने बच्चों को जन्म दे रहा है। तो जैसे पहले एक फीमेल पे, आज से कुछ टाइम पहले एक फीमेल पे आगे 2.2 बर्थ्स हो रहे थे, या फिर ऐसे समझ लो कि 10 फीमेल्स 22 बच्चों को जन्म दे रहे थे। अब ये फर्टिलिटी रेट आ चुका है 2 पे, मतलब 10 फीमेल 20 बच्चों को जन्म देंगे। ठीक है, होना चाहिए वैसे सबसे परफेक्ट होता है 2.1, इसको बोलते हैं 2.1 होता है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। मतलब 2.1 का ये कंसेप्ट है कि किसी भी कंट्री का फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। तो अगर 10 फीमेल्स हैं तो वो आगे 21 बच्चों को जन्म दें, या फिर 10 कपल मान लो तो 10 कपल में टोटल 20 लोग हैं, 20 लोगों ने आगे 21 लोगों को रिप्रोड्यूस कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो जनरेशन होती है वो बिल्कुल परफेक्टली आगे बढ़ती रहती है, पुराने लोग जाते रहते, नई जनरेशन आती रहती है। तो ये होना चाहिए, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा नेशनल एवरेज जो है 2.1 से कम चलिए, अब 2 पे आ गई। कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। यहाँ पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर अब इंडिया कभी भी, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने वाला है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही हमारी देखो पॉपुलेशन तो इंडिया की आज भी बढ़ रही है, पर बढ़ने की स्पीड काफ़ी कम होती जा रही। तो अब अगर ऐसा कोई बिल लेकर आएंगे हम जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल करवाया जाए, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वो कुछ अलग ही नुकसान ही कर देगा हमको। जैसे चाइना को नुकसान हुआ कि चाइना में जो यूथ की पॉपुलेशन कम होती आ रही है, ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है। तो बिहार, मेघालय, इनका जो फर्टिलिटी रेट था वो सबसे हाईएस्ट था। सिक्किम और अंडमान का यहाँ पर सबसे लोएस्ट था। ठीक है, रूरल एरियाज में जो फर्टिलिटी रेट है वो 1992-1993 में 3.7 था। मतलब एक फीमेल पे 3.7 बर्थ्स, या फिर मान लो 10 फीमेल पे 37 बच्चों का जन्म हो रहा था 1992-1993। अभी आ चुका है रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में 2.1 पे, जो परफेक्ट होता है। 2.1 मतलब जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है। तो अब यहाँ पर गांव वगैरह में 10 फीमेल्स पे आगे 21 बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, अर्बन एरियाज में 1992-1993 में जो फर्टिलिटी रेट था वो था 2.7 का, मतलब 10 फीमेल जन्म देती थी 27 बच्चों को। पर अभी आ चुका है 1.6 पे, तो 10 फीमेल आगे 16 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, जो कि आप देखो अगर ये 1.6 का फर्टिलिटी रेट है तो 10 फीमेल मतलब 10 कपल, मतलब 20 लोग, तो 20 लोग आगे जो उनकी अगली जनरेशन में 16 लोग होंगे। तो ये तो थोड़ा इतना मतलब सही नहीं है। पर इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमको चलो कुछ टाइम के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वैसे कंट्री का फर्टिलिटी रेट हमेशा 2.1 ही रहना चाहिए। ठीक है, ये परफेक्ट होता है। आई होप आप इस बात को यहाँ पर समझ पाए। तो आप देख सकते हो सारा डाटा दिखा रहा है कि कैसे इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट्स हैं नीचे जा रहे हैं, चाहे शहरों के चाहे गाँव के। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अगर एक फैमिली है तो उसमें 1 या 2 बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चे ठीक है। और ये जो मैसेज है ये गाँव में, शहरों में, हर जगह पहुँचा, जो हमारी कंट्री के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इसको धीरे धीरे अगर कम कर लिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, पर इसको ऐसे अननेचुरल तरीके से जैसे चाइना ने कम किया तो उसका नुकसान भी बहुत है। अब चाइना पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी पे था, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी पे, अब चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी पे जा चुका है, क्योंकि इनकी यूथ पॉपुलेशन कम हो रही है। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ पाए। ठीक है, और भी इस रिपोर्ट में डाटा दिया हुआ है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस है उनमें कमी आई है 2015-16 और 2019-21 के डाटा को कंपेयर करो। डोमेस्टिक वायलेंस के आज जो केसेस है वो कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु में ज़्यादा आते हैं। सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं लक्षद्वीप पे। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे लोग जो लेडी है उसकी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं या मैटरनिटी होम जा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं इंडिया में, ये अच्छी चीज़ है। इम्यूनाइजेशन, मतलब बच्चों को जो छोटी उम्र में दवाई वगैरह दी जाती है उसके लेवल्स बढ़े, तो ये सब बहुत अच्छा डाटा जो कि यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में हिसार के पास है राखी गढ़ी। आपको ये जो इतना एरिया दिख रहा है ना, ये पूरे एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पर। राखी गढ़ी है ना जो हरियाणा वाला, यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक्सकवेशन चल रही है, खुदाई चल रही है और बहुत कुछ मिला। रिसेंट एक्सकवेशन में यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग यूनिट जो ट्रेड के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हाउसेज जो
दीवार वाले घर, ईंटों वाले घर, किचन कॉम्प्लेक्स, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब यहाँ पर मिला है, जो कि अगर आप देखो तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आज से ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी, मतलब 5000 से लेके 2,500 साल इस पूरे पीरियड में रही है। तो इतने साल पहले भी लोगों ने इन सब चीज़ों की डिस्कवरी कर ली थी। ये बहुत अनोखा डाटा हमको यहाँ पर पता लगता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज की हैं हरियाणा के राखी गली विलेज में, जो कि इंडस वैली साइट्स की वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स है, ठीक है। संजय के मंजुल जो कि डायरेक्टर जनरल है ASA के, उन्होंने बताया कि इस तरह के एक्सकवेशंस पहले भी किए और बहुत तरह का डाटा वहाँ पर मिलता रहता है। इतनी सारी चीज़ें मिली हैं कि अब हमको वहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाना पड़ेगा राखी गढ़ी में, क्योंकि अब बाकी म्यूज़ियम्स में अगर ये सामान भेज रहे होंगे तो बाकी म्यूज़ियम्स में जगह खत्म हो रही है। अब यहीं पर एक म्यूज़ियम बनाना पड़ेगा हरियाणा के राखी गढ़ी में। जो भी एक्सहिबिट किया था उसको वहाँ रखा जाएगा। कॉपर गोल्ड ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, सील्ड स्क्रिप्ट्स, सीलिंग्स, ये सब चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो राखी गढ़ी का जो पूरा सिटी वहाँ पर पाएगी। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे हमको यहाँ पर दिखता है कि लोग पूरा प्लान तरीके से रहते थे, वॉल्ड सिटी में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहते थे। आज से 5000 साल पहले भी लोग ज्वेलरी वगैरह के बारे में सीख चुके थे। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर पूरे इस डाटा में बताई गई हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल का नाम लिखा हुआ है, फाउंडेड 1861, हेडक्वार्टर्स है इसके दिल्ली में, ठीक है। तो इन्हीं का काम होता है एक्सकवेशन वगैरह या फिर पुरानी जो भी हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें उन पर पूरा डाटा देना। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को सर्च करो तो वही होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ़र्क नहीं होता। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में जानते हैं, पर ये इंडिया और पाकिस्तान आसपास के एरिया में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बुला लेते हैं, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ आज की क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज़, जितने टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये जो हम हर मंडे शाम को 6 बजे क्लास रखते हैं अपनी फुल वीक रिवीजन न्यूज़ फॉर्म में, आई होप ये क्लासेस आपके लिए यूज़फुल हैं। बाकी हम क्वेश्चंस वगैरह तो करते रहते हैं, बाकी डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। न्यूज़ भी वैसे तो मैं प्रोवाइड करता हूँ, पर एक दिन आके मैं आपको सारी न्यूज़ कवर कराता हूँ इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी आने वाली क्लासेस, आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू पूजा, मनप्रीत, रेनू, पिंकी, वैशाली, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।